भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 और मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। सेहतनामा कार्यक्रम के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीत नंदनीकर। आप आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, तो डॉक्टर साहब से हम बहुत सारी जानकारियां बटोरेंगे। आज का विषय है बारिश में आहार विहार और रोग। डॉक्टर अजीत नंदनीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज जैसा कि विषय है बारिश में आहार विहार और रोग। बारिश में तरह तरह की बीमारियां होती हैं और कई तरह की बीमारियों से परेशान होते हैं हम सब। इसको हम कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कि स्किन की बीमारियां हैं, बच्चों की बीमारियां हैं, बड़ों की, बुजुर्गों की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं। तो हम इन मुद्दों पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हमें बताइए कि किस तरह की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बारिश में। बारिश में सामान्यतः 10 प्रकार की बीमारियां पाई जाती है। इसमें सबसे पहला जो होता है वो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि देखिए अभी सीजन शुरू हो जाता है, भूमि तप्त रहती है, ये ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाता है, उसके बाद में एकाएक बारिश शुरू हो जाती है। इसकी वजह से सब जगह पानी छा जाता है, सब नाले नदियां बहने लगती है, गर्म जमीन पर पानी की बौछारें गिरती है, तब उससे बाष्प निकलती है। और ये बाष्प निकलने से जो आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ कहा गया है, इसमें से जो वात है ये बहुत बढ़ जाता है। बाकी तीनों दोष शरीर में बढ़ जाने के कारण से अनेक रोग इस ऋतु में पाए जाते हैं। जी, तो हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए इन बीमारियों से बचने के लिए? पहला तो ये है, आप जानते ही है, अपना जो आसमंत है, अपना घर है, आसपास का इलाका है, पूरा एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। इंडिया में 83% रोग ये हमारी जो स्वच्छता हम नहीं रखते इसकी वजह से होते हैं। अगर हम स्वच्छता रखें, अगर आसपास का जो इलाका है हम साफ सुथरा रखें, गंदगी न होने दे, पानी न जमा होने दे, कूड़ा कचरा न जमा होने दे, तो ये रोग नहीं होंगे। जी, आपने कहा डॉक्टर साहब स्वच्छता रखें, आसपास गंदगी कूड़ा करकट ना होने दे। और आसपास स्वच्छता नहीं होती है या रहती है तब भी मच्छर का प्रकोप पूरे देश में है और बारिश में मच्छर का प्रकोप ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो बारिश में मच्छरों के काटने से किस तरह की बीमारियों का खतरा रहता है? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। क्योंकि हमारे यहाँ आपको बताऊंगा कि 50-60s में मलेरिया ऐसा लग रहा था कि मलेरिया खत्म हो गया, लेकिन फिर 70s-80s में देखा तो मलेरिया उभर के और इतना जोर से उभर कर आया कि वापस उससे लोगों की जाने जाने लगी। तो ये जो एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ये मच्छर है जी, उसकी मादी है, उसकी वजह से ये होता है। और कहीं भी पानी जम जाए, चाहे साफ सुथरा हो चाहे गंदा हो, उसमें इसके जो अंडे है वो गिर जाने से ये मच्छर जो है इसकी प्रजातियां बहुत बढ़ती जाती है। जी, जी। और फिर ये पानी हम पीने के लिए वापरते हैं, बर्तन धोने के लिए वापरते हैं, कपड़े धोते हैं। लेकिन अगर स्वच्छता न रखे, समझो अभी ये पीने का जो पानी है, हमारे यहाँ तो पीने का पानी का तो बहुत प्रॉब्लम है। मुंबई में भी पीने का पानी साफ सुथरा नहीं मिलता। जी, बिल्कुल। तो ये बराबर छान लेना चाहिए और छान करके भी उबाल लेना चाहिए। अगर हम उबालेंगे इसके जीवाणु सब मर जाते हैं। और अभी मैंने बोला जैसे पहला जो है सर्दी जुकाम, इसका भी एक वायरस होता है। सर्दी जुकाम का वायरस होता है। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं
या एक दूसरे का रुमाल इस्तेमाल करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, कंघी इस्तेमाल करते हैं, किससे भी ये हो सकता है। हम जोर से छींकते हैं, लोगों को आदत नहीं है कि मुंह के ऊपर रुमाल या कपड़ा रखे। इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसके जो विषाणु है बाहर जाते हैं और उसको इनहेल करने से, यानी उसको श्वासोच्छ्वास के जरिए पुनः दूसरे के शरीर में चले जाते हैं। और ये एकदम कॉमन बीमारी है। सर्दी जुकाम, फिर इसमें से नाक बहने लगता है, सर दर्द होता है, सर भारी भारी होता है, बुखार आता है, छींके आती है, नाक पीप से भर जाता है। तो ये सब है और इससे अगर हमें बचना चाहिए तो पहली बात कि जितना हो सके आप गर्दी के जगह जाते हैं तो आपने नाक के ऊपर कुछ न कुछ, अगर आप कोई रुमाल पकड़े या अपना मुंह और नाक ढके तो इससे काफी फायदा हो जाएगा। जी, तो मतलब ये सावधानी बरतनी चाहिए, ये सावधानी मच्छरों बरतनी से चाहिए, बचाव हाँ। के लिए। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि जो मच्छरों से पनपने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि डेंगू बहुत खतरनाक रूप ले लेता है, तो क्या आयुर्वेद में डेंगू का इलाज है? नहीं, अभी आजकल ये डेंगू, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, ये सब मच्छर से होने वाले ही रोग है। जी। और इसका कोई इलाज, जैसे मॉडर्न में भी सही इलाज नहीं है और आयुर्वेद में भी सही इलाज नहीं है, लेकिन तुलसी के अनेक प्रकार है, उसमें मरवा दवना करके प्रकार है, तो उस पर संशोधन चल रहा है और उसका मलेरिया में काफी प्रभाव होता है। यहाँ तो दवा के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यह अपना उद्देश्य नहीं है, लेकिन जागृति हो जाए कि आयुर्वेद में अनेक प्रकार के जो ये बीमारियां है, इसके लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ यूज कर सकते हैं और इसका प्रभाव होता भी है। जी। अब हमें बताइए, आपने तुलसी का नाम लिया और आज भी जब सर्दी जुकाम से ग्रस्त होते हैं, खांसी होता है, हल्का बुखार होता है, तो लोग तुलसी की पत्ती का रस, काली मिर्च वगैरह डाल के काढ़ा बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज के युग में कितना कारगर है कि नहीं है, और किस तरह से वो अर्क तैयार करते हैं, काढ़ा बनाते हैं। तुलसी तो इस प्रकार की वनस्पति है कि ये हवा में ऑक्सीजन हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ती रहती है, प्राणवायु छोड़ती रहती है। इससे हमारा जो परिसर है वो शुद्ध होता है, शुद्ध हवा इससे तैयार होती है और हर एक को अपने घर में कुंडी में ये लगाना चाहिए जी। क्योंकि ये समझो बुखार के लिए, सर्दी के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। जी। किस तरह से इसका काढ़ा तैयार करें कि असर करे? जैसे मान लीजिए गला खराब है, छींक आ रही है, सर्दी जुकाम है, तो क्या करना इसके ताजे पत्ते ले उसको अच्छे तरह से धोए, फिर उसको मसल के उसका रस निकाले और ये अगर शहद के साथ अगर हम चाटते हैं तो इसका बहुत फायदा होता है। इसमें अगर हम अदरक डालें, अदरक को आयुर्वेद में विश्व भेषज कहा गया है। विश्व भेषज यानी दुनिया की दवा, किसी भी रोग पर चलती है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सब में ये चलती है। तो अगर तुलसी का रस और अदरक का रस अगर हम शहद से चाटे तो इससे बहुत फायदा होता है। और अगर इसमें गिलोय, किरायता जैसी अगर वनस्पति हम मिलाए और इसका पानी में डाल के इसका काढ़ा बनाए, यानी एक सब ये दवाइयाँ ले, अगर चूर्ण है तो ये ले, इसके 8 पट यानी 8 गुना पानी डालिए, फिर उसको उबालिए, वो फिर 50% कम हो जाए तो निकाल के रखे और ये थोड़ा गरम गरम गुनगुना पिए। ऐसा दिन में अगर 3-4 बार पिएंगे तो इससे काफी हद तक हमारी बीमारियां कंट्रोल में आ सकती है। जी। और इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी। अब डॉक्टर साहब, बारिश में आहार विहार की चर्चा करते हैं। किस तरह का आहार विहार होना चाहिए कि बीमारियां दस्तक न दें? अभी हम रोग के बारे में बता रहे थे, अभी आहार विहार के बारे में बताते हैं। तो ये सीजन ऐसा है कि जिसमें ढेर सारी बीमारियां होती है। उसमें एक बीमारी होती है गैस्ट्रोएंटाइटिस, यानी पेट की बीमारियां बहुत होता है। और आपने सुना होगा कि अमीबायासिस या अमीबिक कोलाइटिस या पेचिस जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, ये इंडिया में तो बहुत 10 आदमी को पकड़ो, 4 आदमी 5 आदमी को पेचिस होता ही है। जी। तो ये जो इसके जो अमीबा होता है ये तो सब जगह फैला हुआ रहता है। पानी में तो यानी बारिश में तो पानी के जरिए, जैसे बाकी के प्लास्मोडियम वाइवाक्स, प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम वगैरह अनेक प्रकार के जीवाणु है, जैसा ये भी उसमें पनपता है और फिर अपने शरीर में जब प्रवास करता है तो ये जाके आंतों में जाके बैठ जाते हैं ये जीवाणु जी। और हमारा जो पचन क्रिया है उसको पूरा बिगाड़ देते हैं। और फिर हम मल निस्सारण के लिए जाते हैं
तब पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, बेचैनी होती है, गैस होती है, खाना खाने की इच्छा नहीं रहती, जी। फिर साफ नहीं होता है, कभी पानी होता है, सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। तो ये इस प्रकार की बीमारी है और एक बार ये लग गई तो जल्दी जाती नहीं है। ऐसे कहते हैं कि पेचिस, डायबिटीज जैसी बीमारियां है वो आदमी के साथ ही निकल जाती है। अच्छा, मतलब ताजिंदगी हाँ, पीछा इसलिए करती है। हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ये बीमारियों को समय पर ही कंट्रोल में लाए। तो इसके लिए क्या इलाज है, क्या एहतियात बरतना हाँ, चाहिए? जैसे मैंने बताया कि इसके लिए एक तो पानी जो है, मुझे लगता है कि आजकल हम फिल्टर यूज करते हैं, अच्छा है, लेकिन पानी किसी भी हालत में उबाल के ही पीना चाहिए। छान के तो पीना चाहिए ही चाहिए, लेकिन उबाल के पीना चाहिए। तो घर में आने के बाद, खाना खाने के पहले या कहीं भी कुछ भी काम करने के पहले हाथ को धो देना चाहिए। खास करके खाना बनाने के समय भी जो हमारी गृहिणियां हैं उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाथ साफ धोए। जी। इससे जो जंतु का फैलाव है एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। जी। और यही एक कारण है कि स्त्रियों की भी अनेक जो बीमारियां हैं ये ऋतु में हो जाती है। बारिश में। हाँ, बारिश में इन्फेक्शंस, पानी के जरिए होने वाले सब इन्फेक्शंस ये ऋतु में हो जाते हैं। जी। पेट की और भी बीमारियां होती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है, वो बीमारी कहा जाए या लक्षण कहा जाए, अक्सर सुना है कि पित्त की समस्या होती है और बारिश में ये समस्या ज़्यादा होती है लोगों को, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। तो ये पित्त एसिडिटी क्या है और बारिश में क्यों ज़्यादा होता है, इसका क्या इलाज है? हाँ, बताता हूँ कि बारिश गिरने से क्या होता है। जैसे आप समझो अभी आग जल रही है, आग के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। वैसे ही हमारी जो भूख है ये बारिश में कम होती जाती है। जी। और कम होने से हमें इस ऋतु के अनुसार हमारे आहार में बदल करना चाहिए। और ये जो समय है पित्त के संचय का समय है। जी। पित्त के संचय यानी पित्त शरीर में जमने लगता है। वायु का प्रकोप होता है लेकिन पित्त जमने लगता है। तो हमको इस प्रकार का आहार खाना चाहिए कि जो पचने में काफी हल्का हो। जैसे जूना चावल है, गेहूं है या रागी है, नाचनी जिसको हम बोलते हैं, जवार है, बाजरा है, ये हमें काम में लाना चाहिए। फिर मूंग है, लौकी है, ऐसी सब्जियां कि जो पचने में बहुत हल्की है और जिसमें बहुत ज्यादा मसाला मत डालिए, बहुत ज्यादा तेल मत डालिए। तेल अवश्य यूज करना चाहिए और घी यूज करना चाहिए, छाछ यूज करना चाहिए। तो ये सब अगर आप योग्य तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारा जो खाना है वो स्वादिष्ट भी होगा और इससे कोई प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि घर में बहुत सारे लोग होते हैं, एक को तीखा अच्छा लगता है, एक को फीका अच्छा लगता है। तो बेचारी गृहिणी का ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि हर एक के लिए कैसा अलग ये करे। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। आहार विहार पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी समझता हूँ मैं। इसी ऋतु में पित्त से जुड़ी हुई समस्या होती है, उल्टी की समस्या, तो इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हम सब ऋतु में सब प्रकार का आहार कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पित्त का चयन होने लगता है, पित्त जमने लगता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, खट्टी खट्टी ढकारें आने लगती है। जी। अगर ऐसा सब होता है तो उसके लिए हमें आयुर्वेद में आपने सुना होगा एक पंचकर्म नामक एक विधि होता है। जी। उसमें से जो जो योग्य है, अगर पित्त बढ़ गया है, कब बढ़ गया है, तो वमन यानी दवा देके उल्टी कराना। जी। जी। ये एक बहुत बेहतरीन उपाय है कि जिससे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो दोष है, सब पूरे निकल जाते हैं। जी। और ये निकल जाने से हमें राहत मिलती है। क्योंकि चिकित्सा जो है, एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, वो दो प्रकार की होती है, शमन और शोधन। जी। शमन यानी अभी हम जो दवाखाने में जाते हैं, ज्यादातर भले आप अंग्रेजी दवा लो, आयुर्वेदिक दवा लो, तो उसमें हम ऐसी दवा लेते हैं कि बस दवा ले लो, जो लक्षण है ठीक हो गए। लेकिन एक ध्यान में रखिए कि लक्षण ठीक हो गए यानी आपका जो आपकी बीमारी है वो ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको लक्षण से शांति मिलती है और लोगों को लगता है कि लक्षण शांत हो गए यानी हमारी बीमारी शांत हो गई। जी। ऐसा नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमें आहार विहार में बदलाव करना चाहिए। जैसे हम बहुत से तली हुई चीजें खाते हैं, अचार खाते हैं, बहुत मिर्च मसाला खाते हैं, तो ये सब हमको कम करना चाहिए। जी। केवल खाली दवा लेने से नहीं होता है। और हमारी जो इम्यूनिटी है, जी। जी। उस पर हम आ रहे थे, आप भी पूछ रही थी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो
विदाउट आहार यानी कुछ आहार लेने के बगैर भी हम कर सकते हैं, वो है योग साधना। योग के अनेक प्रकार के श्वास के प्रकार है, जिसको प्राणायाम कहते हैं, आसन है, ये सब करे। खाने पीने में भी आयुर्वेद में आंवला एक ऐसी चीज बताई गई है कि वो एकदम बेहतरीन है। आंवले से ही च्यवनप्राश बनता है। अगर आप आपके खाने में, और ये विटामिन सी से बहुत परिपूर्ण है। दूसरे कोई भी विटामिन सी का जो फल है उससे सबसे ज्यादा बेहतरीन है आंवला। ये आंवला अगर आप सूखा आंवला आप सुपारी की तरफ खाए, या आंवला कैंडी मिलती है आजकल, वो खाए, अगर ये आप आपके खाने में रखे तो आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत बढ़ जाती है जी। और आसानी से आप बीमार नहीं पड़ते जी। और एक ध्यान में रखिए, कभी भी खाने के पहले भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवणार्धक भक्षणम, यानी अदरक और लवण यानी नमक, ये मिक्स करके थोड़ा सा शहद के साथ खाए तो आप जो खाते हैं अन्न वो एकदम अच्छी तरह से पच जाता है। तो ये खाने से पहले खाना चाहिए? खाने से पहले जी, बस भोजन करने के शुरुआत में। और आंवले का जो सेवन करने को बोला, आंवला खाने से पहले या खाने के बाद? आंवला आप कभी भी खा सकते हैं जी। हाँ, अगर यानी आंवले के अनेक प्रकार है, लेकिन इसमें च्यवनप्राश जैसे आंवले है, जैसा ऐसा थिक जो होता है ना, गाढ़ा होता है, तो ये आप रोज अगर 1 चमचा सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ या ऐसा ही ले ले जी, तो ये आपकी सेहत बहुत अच्छा रखेगा जी। आंवला तो ऐसी चीज है जो ऐसी खाई जाती है, उसमें हल्का खट्टापन रहता है, उसको चटनी बना के भी लोग खाते हैं। तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, हमें लगता है कि अपने भोजन में से आंवला को आप नमक लगा के भी खा सकते हैं, ऐसा भी खा सकते हैं। सीजन हो तो आप ताजा ताजा आंवला खा सकते हैं। आंवला का जूस भी आजकल बाजारों में मिलता है, लेकिन जूस से मुझे लगता है ये बाकी सब प्रकार से आप खाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, बारिश में आहार विहार कैसा हो और तमाम तरह की बीमारियां दस्तक देती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या होती है बारिश में, हमने देखा है स्किन की समस्या होती है, चमड़ी की समस्या। अक्सर लोग भीगते हैं और फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, खास तौर से बच्चों को या बुजुर्गों को खाज खुजली। तो इसके लक्षण बताइए और किस तरह की समस्याएं होती हैं ये भी बताइए, और इलाज क्या है? ज्यादातर क्या होता है कि हमारी त्वचा का जब गंदे पानी के साथ संपर्क आता है तो गंदे पानी में अनेक प्रकार के जंतु होते हैं, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारा ऐसा संपर्क आने से, और अगर समझो हमारे त्वचा के ऊपर कोई प्रकार के घाव हो, व्रण हो, अनेक प्रकार के स्किन के रोग होते हैं, लोगों को रैश आ जाती है जी, एक्जिमा होता है जी जी, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अगर ये हो पहले से तो उनको तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके लिए हम बताते हैं कि नहाते समय आजकल हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अगर हम उपटन, आयुर्वेद में बहुत प्रकार के उपटन बताए गए हैं जो स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। आजकल हम जो साबुन लगाते हैं उससे हमारा शरीर केवल सुगंधी होता है, साफ नहीं होता है जी जी। तो अनेक प्रकार के उपटन है जिसमें सुगंधी कचौरा, आंवला, अनेक प्रकार के इस प्रकार के द्रव्य है जो हमारा स्किन है उसको साफ करते हैं जी। और अगर ये हम इस्तेमाल करें तो हमें किस प्रकार के भी त्वचा के रोग नहीं होंगे। दूसरे अनेक प्रकार के तेल रहते हैं, यानी औषधि तेल रहते हैं आयुर्वेद में, या कोई भी आप तेल ले लीजिए। अभ्यंग का आजकल हमारा ये क्या बोलते हैं हैबिट छूट गई है, अभ्यंग यानी तेल लगाना। अच्छा अच्छा। ये तेल जो है एक जमाने में आपने देखा होगा कि हम शरीर को तेल लगाते थे तो धूप में बैठते थे थोड़ी देर तक और बाद में नहाते थे। चलो मैं बोलता हूँ रोज नहीं, कम से कम महीने में 1 बार या 2 बार तो करे, रविवार के दिन करे। इससे क्या होता है कि अपनी त्वचा जो है वो कोई भी प्रकार के जो रोग का आक्रमण होता है उसको सहने में सक्षम हो जाती है जी। इसलिए अगर अभ्यंग करे, अभ्यंग के तेल भी रहते हैं, नहीं तो सादा आप खोपरे का तेल लगाए, तिल का तेल लगाए, सादा कोई भी तेल लगाए जी जी, लेकिन उससे त्वचा निखर आती है जी, त्वचा ग्लो हो जाती है जी। और इससे जो हमारे बहुत प्रकार के ये है जो त्वचा के रोग है वो कंट्रोल में आ सकता है। और दूसरा कि गंदे पानी में न चले जी, जितना हो सके गंदे पानी में न चले। तेल एक ऐसी चीज है कि जो हमारे शरीर को सक्षम बनाती है। आयुर्वेद में तो नाक में तेल डालना, कान में तेल डालना ऐसे भी बताया गया है और आजकल आधुनिक दृष्टि से भी इसकी जांच पड़ताल शुरू है और अमेरिका, जर्मनी तक ये सिद्ध हो चुका है कि इससे हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उनकी क्षमता काफी बढ़ती है, हम जल्दी बहरे नहीं होते
हमारी जो सूंघने की क्षमता है वो भी काफी साल तक चलती रहती है। तो इसका सबका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी त्वचा का जिस प्रकार से हमें उसकी ये लेनी चाहिए, केयर लेनी चाहिए, वैसे आजकल नहीं देखा जाता। तो अगर उपटन आप यूज करें, आजकल अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक साबुन भी आते हैं, जी जी। लेकिन उपटन जैसा कुछ भी नहीं है। उपटन ये सर्वश्रेष्ठ है। आप देखिए, 1 महीना आप साबु के बजाय उपटन लाके उसको शरीर पे रगड़ के देखिए, आपकी त्वचा कितनी निखर आती है और आपके रोग भी कम हो जाएंगे। जी, बस थोड़ा सा वक्त अपने आप को देना पड़ेगा। इतना ही है। त्वचा के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां दी, और वैसे भी तेल लगाने से त्वचा में नमी आ जाती है, त्वचा नरम हो जाती है जी, अच्छी हो जाती है। जैसे हम लकड़े को अगर तेल लगाए जी, तो कैसा वो दिखने लगता है। पॉलिश लगाए, पॉलिश यानी तेल ही होता है ना एक प्रकार का, तो वो लगाए तो वो कैसा चमकने लगता है, जी जी वैसा हमारा शरीर चमकने लगता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बारिश में भीगने का जो आनंद है वो बड़ा है होता है, और अक्सर बच्चों को देखा है खूब झमाझम बारिश में जाके भीगते हैं। भीगने से किस तरह की बीमारियां होती हैं, और जो बुखार आता है कितना खतरनाक हो सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल बारिश में लोग रेन डांस करते हैं, रिसोर्ट्स में जाते हैं जी, और घंटों घंटों ऊपर से गिरने वाले जो बारिश है उसमें उसका आनंद लेते हैं। वो तो नकली बारिश में भी भीगते नकली बारिश में भी भीगते हैं, लेकिन असली बारिश में भीगना कोई और बात है और अच्छी बात है। लेकिन इसको आप यानी बहुत देर तक भीगना नहीं चाहिए। बहुत देर तक भीगने से क्या होता है कि इससे आपको न्यूमोनिया जैसी बीमारी पकड़ सकती है, जो एकदम खतरनाक है। ज्यादा देर तक अपना शरीर गीला रहने से, देखो ध्यान में रखिए कि अपने शरीर में हर प्रकार के जीवाणु रहते हैं जी। हमें मालूम नहीं होता। जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है तब तक हमें बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर ये इम्यूनिटी कम हो जाए तो तुरंत ये हमारे शरीर में जाके अपने लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इससे वायरल फीवर आ सकती है। वो वायरल फीवर समझो 3 दिन से 7 दिन तक रहता है, और यह इतना तेज फीवर आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो रेन डांस करके आए, बारिश में भीग के आए, समुद्र में जाके डुबकी लगाई और बाद में बीमार पड़ गए। तो इनका जो फीवर है एकदम हाई फीवर हो जाता है। इसकी हम जांच पड़ताल करते हैं तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है, तो फिर डॉक्टर लोग कहते हैं ये वायरल फीवर है जी जी, और ये जल्दी जाता भी नहीं है। 3 दिन तो उतरता ही नहीं है। ये गंदा पानी अगर हमारे मुंह में जाए तो हमें अनेक प्रकार के पेट की बीमारियां भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, उसका जिक्र कीजिए, किस तरह की पेट की बीमारियां होती हैं बारिश में भीगने से? हाँ, बारिश में भीगने से अभी एक तो बाहर से होने वाली यानी बुखार वगैरह हमने बताया जी, तो दूसरे पेट में बहुत सारे लोगों को कई यानी उल्टी होना, उल्टी हो सकती है जी, या फिर पतले दस्त होते हैं। नेसेसरीली कॉलेरा वगैरह हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गंदा पानी शरीर में जाने से या पर्याप्त मात्रा में शरीर की क्षमता न होने से ये सब बीमारी होती है। और इसमें ये डायरिया, डिसेंट्री, अमीबायासिस, कोलाइटिस, ये जो अनेक प्रकार है ये ज्यादातर इस ऋतु में पाए जाते हैं जी जी। और इनको दूर रखना है तो आपको आपका जो विहार है, आहार विहार बोलते हैं, उसमें से जो विहार है उसमें आपको कंट्रोल रखना चाहिए, उसको आपको नियंत्रण में रखना चाहिए। जी जी। और आपने वायरल फीवर का जिक्र किया, और वायरल फीवर तो बहुत ही सामान्य बात हो गई है आजकल। हर तीसरा चौथा व्यक्ति बारिश में बीमार ही होता है और यही कहता है मुझे वायरल फीवर हो गया। तो इसका क्या आयुर्वेद में इलाज है? आयुर्वेद में ज्वर यानी ओवरऑल फीवर के बारे में जी बहुत कुछ लिखा गया है। ढेर सारे काढ़े बताए गए हैं। महासुदर्शन काढ़ा है, फिर गिलोय, धनिया, सौंठ, किरायता, मैंने 4 जो वनस्पति बताई, इसका भी काढ़ा करके ले तो इससे भी काफी फायदा होता है। तुलसी तो है ही, और समझो ढेर सारे काढ़े आयुर्वेद में बताए गए हैं। सतत ज्वरारी, संतत ज्वरारी, ऐसे तो बहुत सारे हैं। हम आसानी से वायरल फीवर को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, और हमारी जो ट्रीटमेंट है सब वात पित्त कफ के इम्बैलेंस के ऊपर आधारित है। तो वो लक्षण देख के उसके अनुसार
हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी, लेकिन यहाँ एक बात मैं भी जोड़ना चाहूँगी कि जो काढ़ा है, बहुत सारी वनस्पतियों के नाम लोग पढ़ लेते हैं, किताब से पढ़ के आजमाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके ही अपने शरीर का इलाज करें, खुद न करें। एकदम सही बताया आपने कि आजकल लोगों की आदत है जी। कि वो दुकान पे जाते हैं, मुझे ऐसा ऐसा हुआ करके वहाँ के जो सेल्समैन होता है उसको, काउंटर पे जो सेल्समैन होता है उसको बताते हैं, फिर वो अपने दिमाग से दवा निकाल के देता है। जी जी। और हमारी सेहत के बारे में हम इतने क्या बोलते, जरा भी उसकी परवाह नहीं करते और वो बताता है वो दवा लेते हैं, ये गलत है। या हम आजकल बहुत से लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जी जी जी। अरे आयुर्वेद में क्या क्या लिखा है, कौन सी दवाई, फिर वो जाके लेते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया, एक पेशेंट ने ऐसा गूगल पे सर्च किया, दवा लिया, फिर उसे अच्छा नहीं लगा, उसको और भी बीमार हो गया और मुझे आके बोलने लगा क्या आपका आयुर्वेद है, आप कैसी दवाई है, मैं ज़्यादा बीमार पड़ गया। मैंने बोला आप प्रॉपरली किसी से कंसल्ट किया था क्या? जी बिल्कुल अपने सही मन बात से है। नहीं करने का ना, तो हाँ 5.5 साल जी। जो कोई डॉक्टर MBBS हो, VAMS हो, क्यों अपना व्यर्थ जी गवाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो उसको अगर आप जाके कंसल्ट करें, उसको बताए, आपकी नाड़ी बताए, आपका वो जो कुछ परीक्षण करने हैं, जैसा टाइफाइड है तो विडाल टेस्ट करनी चाहिए, अनेक प्रकार की टेस्ट रहती है, जी। अगर ज़रूरत है तो उनको करना चाहिए। जी। ये अगर करेंगे और प्रॉपर सलाह लेंगे हम, हम्म। तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी, अपने मन से दवा न करें। डॉक्टर साहब, बारिश की बीमारियों के बारे में आज बात हो रही है, बारिश में आहार विहार और रोगों के बारे में। बाहर खाना कुछ लोगों की फितरत होती है और आजकल तो फैशन ही हो गया है, तो बारिश में बाहर खाने से किस तरह की बीमारियां होती हैं और कितनी मुसीबत पैदा करती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो बताऊंगा कि बाहर बारिश में तो खाना ही नहीं चाहिए, जी। क्योंकि आपने देखा है कि सेहत की बिल्कुल परवाह किसी को भी नहीं होती। गंदे नाले के बाजू में वो टपरी डाल के बैठता है या उसका स्टॉल होता है, जी वो कौन सा पानी यूज़ करता है हमें मालूम नहीं, कौन सा तेल यूज़ करता है हमें मालूम नहीं। तो ऐसे अवस्था में रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जी जी। अगर खाने का है तो घर में खाइए या कोई अच्छा होटल हो वहाँ जाकर आप खाइए। हम्म। आहार में ये ध्यान में रखना चाहिए, यानी इस सीजन में, ये जो बारिश का सीजन है, जी। लघु, स्निग्ध, उष्ण, लवण रसात्मक, जो आसानी से पच जाए ऐसा खाना चाहिए। न कि भेलपुरी, पानीपुरी जैसे ऐसे जो जंक फूड जिसे हम बोलते हैं, जी जी। इस ढंग के नहीं खाने चाहिए। या चाइनीज वगैरह जो है फास्ट फूड है, इससे तो आपको दूर रहना ही बेहतर है। खाने के बारे में हम क्यों नहीं इतने सावधानी बरतते, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन घर में खाए तो बहुत अच्छा। बारिश में डॉक्टर साहब एक और बड़ी बीमारी होती है, आंखों की समस्या। वो कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं जिसे, आंखों का आना, आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बारिश में कभी कभी ये बीमारी आती भी नहीं है, लेकिन ये बीमारी प्रायः हमारे देश के बाहर से आती हुई दिखाई दी है, कंजक्टिवाइटिस। तो फैलती बड़ी तेजी से। अब फैलती बड़ी तेजी से, ज़्यादातर ये सऊदी अरेबिया या ऐसे यानी जो मध्य पूर्व के देश है, वहाँ के लोगों के द्वारा ये फैलाया जाता है। और अगर एक को भी हो गया अपने यहाँ तो इतने तेजी से फैलती है कि देखते देखते पूरा इलाका इसके प्रभाव में आ जाता है। जी जी। तो इसका पहला यह है कि आप आँख को ये मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, जी। साफ सुथरा कपड़ा आँख को ये मत करे, जी। बार बार आप छुए नहीं। हाँ छुए नहीं उसको। अगर चश्मा वगैरह है तो आप सेफ है। जी। जिसको चश्मा है वो मैंने देखा है कि मैं खुद भी ऐसे जो जब एपिडेमिक आती है, यानी बहुत सारे लोगों को घर में सबको हुआ था लेकिन मुझे हुआ नहीं, जी। तो नहीं छुए। फिर आपके पास आई ग्लास रहता है, जी। आई ग्लास अगर रहता है तो उसमें हम पानी साफ करते हैं, तो उसमें त्रिफला जो है, तो त्रिफला का पानी हम लेके अगर किसी को आंख आई है, कंजक्टिवाइटिस आई है, तो अगर ये त्रिफला का साफ पानी, ऊपर का पानी, इससे हम धोए, छाना हुआ पानी, तो इससे मुझे लगता है काफी हद तक आराम हो जाता है। जी। या फिर अरंडी का तेल डाल सकते हैं हम जी आंखों में, या फिर गुलाब जल डाल सकते हैं। जी। ऐसे टाइप के है कि जिसका हम इस्तेमाल करके इसको दूर रख सकते हैं। लेकिन एक बार आया तो ये 3-4 दिन तो रहता ही है।
जी। हाँ। और फिर उसका हाँ। डॉक्टर और के जब पास ऐसे जाके आंख आती है तब आपको कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहिए जितना जी हो सके, या आंख के सामने नहीं बैठना चाहिए। जी इससे क्या होता है, वो और भी आंख लाल हो बढ़ता जाती जाता है, है। बढ़ जाता है। जी। और सबसे अच्छा तरीका है कि चूंकि आंख आती है तो लोग एक से दूसरों को फैलती है, तो आप दफ्तर जा रहे हैं तो दफ्तर न जाएं, घर में बैठें और सबसे पहले चिकित्सक के हाँ, पास अगर जाएं। आप 2 दिन घर में बैठे जी तो जी। ज़्यादा अच्छा है, और चिकित्सक के पास जाके इलाज इसकी करें हाँ जाके। इलाज करें। जी। अगर कोई बड़ा इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप दवा लाइए, आँख में डालें। डॉक्टर साहब, बारिश में आहार विहार और रोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बारिश में अमूमन सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं बच्चे या फिर बुजुर्ग, तो इन्हें किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए बारिश में, और किस तरह की बीमारियां इन्हें अटैक करती हैं? नहीं, अभी जो कॉमन बीमारियां बताई वही होती है, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं, जी यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, गंदगी में हाथ डालते रहते हैं। तो वो बच्चों को हम पहले से ही सिखाना चाहिए कि कहाँ छुए कहाँ न छुए, घर आने के बाद उनका हाथ पोंछ के उनको स्वच्छ करें। जी जी ये उनको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। और उनको पहली बात कि कीचड़ में खेलने न दे। जी। सबसे पहली बात है कि कीचड़ में खेलने न दे, क्योंकि गंदे बच्चों को पानी कीचड़ में खेलने की बहुत आदत है, उनको बहुत बेहद पसंद है। में। जी उसका बहुत आनंद लेते हैं वो। जी लेकिन अंत में अनेक प्रकार की त्वचा की बीमारी हो सकती है, अन्य भी बीमारियां हो सकती है इसमें। तो इसके लिए एक तो बाहर जाने से ही रोके। अगर आप बाहर से आए तो तुरंत उसको सूखा कर दे, टॉवेल लेके उसको सूखा कर दे, कपड़े बदल दे। जी। अगर बूढ़ा हो या बड़ा हो या छोटा हो, बारिश में भीगने से अगर ज़्यादा देर तक आप ऐसे ही भिगोए हुए रहे तो आपको तो कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली ही है। जी जी और बूढ़े जो है, तो बूढ़े तो इन जनरल तो अपना अपना ध्यान रखते हैं, जी लेकिन उनको क्या है, इस अवस्था में क्या होता है कि एक तो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें बूढ़ेपन की वजह से। अगर उनको फिर उनकी जो ये है उनका लड़का बोले कि नहीं, बहू बोले कि नहीं आप बाहर मत जाइए, ऐसा मत करिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। जी लेकिन उनकी ज़्यादा ये सावधानी बरतनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि क्या है, आजकल के ज़माने में कोई भी आदमी बीमार पड़ जाए और बिस्तर पे लेट जाए तो आजकल किसी को पोसाता नहीं है। जी सब नौकरी करने वाले रहते हैं, और ख़ास करके जो बड़े लोग होते हैं, तो इनमें इस सीज़न में पित्त बढ़ने से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और फिर वात के बढ़ने से इनको आर्थराइटिस, जिसको जोड़ों का दर्द बोलते हैं, जी वो ये सीज़न में। लेकिन जोड़ों का दर्द भी बहुत लोगों के होता है। तो इसलिए इनको अपने जो जोड़ों को ढक के रखे, गरम पानी से उसको सेक करें। और ख़ास करके ये जो बूढ़े लोग हैं, 60 के ऊपर के लोग हैं, जी उनको बारिश में तो जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भीगना नहीं चाहिए, और ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। आजकल क्या है, फिटनेस का बहुत बड़ा ये चल रहा है, माहौल चल रहा है। लोगों को लगता है हम 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम चले, सब ठीक है, लेकिन कौन से सीजन में कितना व्यायाम करना चाहिए इसका भी कोई नियम है। बारिश में व्यायाम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में साफ कहा गया है। जी जी जो कुछ करे आप इंडोर करें, फ्री हैंड एक्सरसाइज करें, योग साधना करें, लेकिन जिससे बहुत ढेर सारा पसीना निकल जाए, ऐसा टाइप का कोई भी बारिश में प्रकार नहीं का करना चाहिए। व्यायाम नहीं करना चाहिए आपको। जी और बूढ़ों को खास करके बारिश में घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की हवा सर्द रहती है। तो सर्दी पकड़ लेवे, न्यूमोनिया पकड़ लेवे, कोई भी बीमार पकड़ ले, जो अस्थमेटिक है, जी जिसको श्वास की बीमारी है, दमा की बीमारी है, जी ये बढ़ सकती है, क्योंकि सब वातावरण गीला रहता है। और कुछ लोगों को इसकी एलर्जी रहती है। ये एलर्जी के जो रोग है, स्किन के है, फिर फेफड़े के है, ये भी उभर के आ जाते हैं इस सीजन में, बारिश के मौसम में, क्योंकि सब जगह गंदा पानी बहने लगता है, और इस सब संपर्क आने से और सर्द हवा की वजह से ये सब बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां, श्वसन की बीमारियां,
आ सकती है। डॉक्टर साहब, बारिश में आहार विहार और रोगों की चर्चा हम कर रहे हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नियमित रूप से खाने से, जिसके नियमित रूप से सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और खान पान अच्छा रहता है, पाचन तंत्र बढ़िया रहता है। इसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए, कुछ नुस्खे दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे हमने सुना है आंवले का जिक्र आपने किया, त्रिफला चूर्ण का जिक्र किया, करी पत्ते होते हैं, कुछ इस तरह की जो घरेलू नुस्खे हैं वो हमारे श्रोताओं को बताइए। हमारे जो मसाले हैं, खान पान में जो हम मसाले यूज़ करते हैं, वो अगर योग्य तरीके से बनाए जाए कि जिसमें देखो धनिया होता है, फिर दालचीनी होती है, इलायची होती है, लौंग होती है, ये सब जो है ना, ये अतिशय उत्तम ऐसे पाचक है, बहुत उत्तम पाचक है। इससे हमारा पचन क्रिया बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका प्रमाण योग्य होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। और ये जो पदार्थ है, और इसके अलावा अभी हम क्यों ये डालते हैं कि केवल खाना स्वादिष्ट बने इसलिए नहीं, खाना अच्छी तरह से पच जाए इसके लिए ये डालते हैं हम। जी जी। तो ये लोगों के ध्यान में नहीं आता है। ले अगर ये प्रमाण में डाले, इसमें ढेर सारे तमाल पत्र, तेज पत्र, कड़ी पत्ता है, कोथमीर है यानी धनिया है, सूखा धनिया, गीला धनिया, ये सब हम यूज कर सकते हैं और ये सब बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए। तो मैंने अभी जैसे बताया, और एक बहुत अच्छी चीज है शहद। शहद आप हमेशा खाते रहिए, दिन में 2 चम्मच 3 चम्मच खाते रहिए, तो इससे भी सेहत बहुत अच्छी रहती है, खाली शहद। दूसरा है गर्म पानी। ये सीजन में, खास करके ये गर्मी के सीजन में और ठंड के सीजन में आप रोज गर्म पानी पिए, तो इससे क्या होता है, इससे आपके जो खाना पीना है, जो आपको आंत है, ये सब स्वच्छ हो जाता है। गर्म पानी से जो अपना डाइजेशन है वो सुधर जाता है। गर्म पानी जो रहता है वो अनुलोमक कहा जाता है और ठंडा पानी है वो स्तंभक कहा जाता है। अच्छा। आजकल हमें आदत लगी है कि हम घर में आते ही बच्चे हो या बड़े हो फ्रिज ओपन करते हैं और ठंडा पानी की बोतल लगाते हैं। ये एकदम सरासर गलत है। आप इतना ठंडा पानी मत पिए। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप थोड़ा ठंडा और थोड़ा सादा ऐसा मिक्स करके पिए एकदम, या फिर मटके का पानी, या फिर मटके का पानी पिए। मटके का जो है ना वो सबसे बेहतरीन पानी है। और दूसरी बेहतरीन चीज है घी। गाय का घी हो तो उसके जैसा कुछ भी नहीं। घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, ये आप जरा ध्यान में ले। ये सब गलत फहमियां है। जब हम घी बनाते हैं तब वो जो सब जाड़ा निकल जाता है उसमें सब उसकी फैट निकल जाती है। और घी अपने आँख के लिए, अपने ब्रेन के लिए, अगर घी आप बराबर खाते रहेंगे तो आपको कोई प्रकार के दिमाग जैसे विस्मरण के रोग, याददाश्त खोने की बीमारी आजकल बहुत है, अल्जाइमर्स डिजीज है, तो ये नहीं होंगी। तो इसलिए आपको घी को इस्तेमाल करना चाहिए। और एक कहूँगा कि सेहत के लिए बादाम, अखरोट, किशमिश, सूखा अंजीर, इसमें से कुछ न कुछ अवश्य आप 12 महीने खाते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी उम्दा जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपसे बातचीत करके आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर अजीत नंदनीकर से अपनी रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। विषय था बारिश में आहार विहार और रोग। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो 7 दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।